Hello students, good morning. Welcome in this lecture. Students, today we are going to start a new unit which is dual nature of radiation, that is light and matter. Dual nature of radiation and matter. आज हम स्टडी करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, दैट इज लाइट के बारे में और मैटर के बारे में. डुअल नेचर किस तरीके से रेडिएशन दैट इज लाइट हमारा डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती है और मैटर किस तरीके से डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है. तो अभी हमने यहां तक लाइट के दो यूनिट जो पढ़े थे 11th और 12th, उन दोनों यूनिट्स के अंदर हमने लाइट को कंसीडर किया था एज अ वेव नेचर. ठीक है, कैसे कंसीडर किया था वेव नेचर, उसके बारे में बेसिक थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने दी थी वो हमने आपको एक्सप्लेन की थी. पहले न्यूटन की कॉस्कुलर थ्योरी आई, फिर हाइजेनबर्ग की अपनी सेकेंडरी यूनिट प्रिंसिपल प्रपोज किया उन्होंने. ये दो थ्योरीज हमारे लिए मेनली वर्क में रही थी. वैसे हमने सारी थ्योरीज को पढ़ा था, आइंस्टाइन का पढ़ा था, क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी हमने. तो यहाँ इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं और डुअल नेचर के बारे में किस तरह से कंसेप्ट यहाँ बिल्डअप होता है. तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी पार्ट की पहले हम बात करेंगे. सबसे पहले मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस एंड जो हेनरी हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया था. किसने? मैक्सवेल के जो इक्वेशंस थे, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन एंड हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज, पूरा नाम है इसका हेनरिच हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ EM waves. EM पता है ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM waves. इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन प्रपोज की, और हेनरिच हर्ट्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उनके प्रोडक्शन का और उनके डिटेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों के दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज करते हैं, strongly stabilize the wave nature of light. मैक्सवेल और ये जो हेनरिच हर्ट्ज के जो इनकी इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और इनका जो प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन का ईएम वेव का एक्सपेरिमेंट था फॉर द इनोवेशन ऑफ ईएम वेव्स एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज कर रहा था वेव नेचर ऑफ लाइट. वो क्या बता रहा था कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है. ठीक है, तब ये कंफर्मेशन हो गया मतलब इन दोनों से कि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे वेव नेचर को. ओके, आफ्टर दैट for the conduction of electricity experimental innovation for the conduction of electricity, experimental किसके थ्रू, for the conduction of electricity through gases at low pressure. ध्यान दें, for the conduction of electricity through the gases at low pressure in discharge tube कह सकते हैं, in discharge tube or vacuum tube.
experimental study for the conduction of electricity through gases at low pressure in discharge tube or वैक्यूम ट्यूब। जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो यहाँ इनोवेशन हुआ। विलियम क्रुक्स ने बताया कि यहाँ कैथोड रेज इन्वेंट होती है। क्या इन्वेंट हुआ वहां पे? जब हम बात कर रहे थे किसकी? फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब। जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे, उस ड्यूरेशन में एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में जब ये इन्वेंशन हुआ फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन ए वैक्यूम ट्यूब एट लो प्रेशर, तब विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज इन्वेंट किया। कैथोड रेज को इन्वेंट किया किसने? विलियम क्रुक्स ने। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा, जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो, ये वैक्यूम ट्यूब कंसीडर कर लें, जैसे ये वैक्यूम ट्यूब है और यहां गैसेस फिल्ड है। यहां सपोज को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो और इस पर यहां पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो उन्होंने देखा एनी हाउ उन्होंने कैसे न कैसे पोटेंशियल जनरेट किया होगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये जो कैथोड था इससे कुछ रेडिएशन हो रहा था। क्या हो रहा था? रेडिएशन। ये जो रेडिएशन हो रहा था कैथोड से, कैथोड ये नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ तो कैथोड हो गया, ठीक है। कैथोड से जो रेडिएशन हो रहा था उसी रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज। क्या नाम दिया था उन्होंने? कैथोड रेज। ध्यान देना, अच्छे समझ से चलना, बेसिक है बिल्कुल। यहां से जो रेडिएशन जनरेट हो रहा था, मतलब अब तो आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट हो रहे होंगे, तब पहले पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि यहां से जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है इससे वो एक ऐसा रेडिएशन है जिसमें नेगेटिव पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में। उन्होंने कहा था these radiations which are produced from the cathode terminal have a stream of the negative particles। इन्होंने बताया विलियम क्रुक्स ने कि यहाँ एक रेडिएशन कैथोड टर्मिनल पर जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोड जो कैथोड बना हुआ है उस पर रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस रेडिएशन कंसिस्ट स्ट्रीम ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैक्सवेल और हेनरिच हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली ये कहता है लाइट इज अ वेव नेचर। तो स्ट्रांगली स्टेबलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, देन एक्सपेरिमेंट, इसमें ये 1870 की बात हो रही है, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन वैक्यूम ट्यूब। जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस, ये जो गैसेस बीच दोनों के बीच में कोई कंडक्टिव वायर नहीं है, यहाँ गैसेस हैं, तो यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए बोला जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे इमर्ज आउट होते हैं। तो जब इसमें ना स्टडी कर रहे थे हम फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, तब विलियम क्रुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रुक्स ने बताया था जो रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है एट कैथोड, ये कैथोड जो है, जो इस पर रेडिएशन जनरेट हो रहा है, कैथोड पर जो रेडिएशन यहां प्रोड्यूस हुआ, पहले ये रेडिएशन था, यहां रेडिएशन, इस रेडिएशन को उन्होंने बताया दीज आर नोन एज द कैथोड रेज एंड इट कंसिस्ट स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। बेसिक समझ में आया? सबसे पहले मैक्सवेल ने, देन हेनरिच हर्ट्ज, दोनों ने कंबाइंड स्टडी की थी एक्सपेरिमेंटल। मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन को प्रपोज किया था। उसके बाद हेनरिच हर्ट्ज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक्सपेरिमेंट और इनकी थ्योरी ये स्ट्रांगली इंडिकेट करती है अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वो इंडिकेट कर रही थी किसकी तरफ? वेव नेचर ऑफ लाइट की तरफ, ठीक है। उसके बाद फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस,
हमने गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, तब विलियम क्रुक्स ने, इसने विलियम ये फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब, विलियम क्रुक्स ने बताया कैथोड रेज को। किसको बताया? वहां पे इन्वेंटेड कैथोड रेज। यहाँ क्या बताया था उन्होंने बताया था the radiation which are produced at cathode terminal, a radiation which produced at cathode terminal consists a stream of negative charge particle, and this radiation or this radiation is known as the cathode rays। उन्होंने कैथोड रेज तक इन्वेंट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं? कैथोड रेज तक बात हो चुकी है अपनी, कि किसने कैथोड रेज को इन्वेंट किया। अब यहां पर ही आपको एक कंसेप्ट मिलेगा एक्स रेज के लिए। हम बात करते हैं एक्स रेज क्या होती है, वो सारी चीज अभी यहां डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट में समरी अगर लिखें तो पहले मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन। ओके, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो प्रपोज की थी, और हेनरिच हर्ट्ज के नाम से कह देते हैं इनको, कंप्लीट नाम है इनका हेनरिच हर्ट्ज। एक्सपेरिमेंट किया था फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन and detection of EM waves। ये स्ट्रांगली ये कह रहा था, ये जो रिजल्ट यहां से मिल रहा है, स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बात क्लियर हो गई? सॉरी, वेव नेचर ऑफ लाइट, यहां तक क्लियर हुई। उसके बाद फिर एक ये थ्योरी एक पूरा अलग पार्ट है। उसके बाद हमारा जो ये तो किसकी थ्योरी थी? इनके बेसिस पर हमने बात की थी यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां, तो विलियम क्रुक्स ने, कौन थे? विलियम क्रुक्स ने for the conduction of electricity for the conduction of electricity through gases at low pressure experimental study यहां से हुआ एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन कैथोड रेज। अभी मैंने बात की थी, विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर फॉर इन ए वैक्यूम ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। अभी मैंने डायग्राम बनाया था आपको, तो उस डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताया था इसे एक्सपेरिमेंट से कि जो कैथोड से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये लाइक दिस वन इज द डिस्चार्ज ट्यूब and these are the two electrodes, one is cathode and another one is anode. This is the cathode and it is anode, ये anode है। यहां से जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा था ये गैसेस के थ्रू, रेडिएशन, इसी रेडिएशन को उन्होंने बताया था दिस रेडिएशन इज कैथोड रेज।
रेडिएशन में बताया था स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये जो रेडिएशन था रेडिएशन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, radiation produced at cathode is a stream of negative charged particle। ओके, अब यहां तक बात पहुंच गई। उसके बाद जे थॉमसन confirmed this hypothesis of cathode rays। जे थॉमसन जो थे उन्होंने ये जो विलियम क्रुक्स ने बताया था रेडिएशन के बारे में, कैथोड रेस के बारे में, उसको कंफर्म किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जे थॉमसन कंफर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेस and he states that these negative charged particles are negatron। उन्होंने वो जो आपने रेडिएशन प्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया कैथोड रेस, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने नेम दिया था क्या, नेगेट्रॉन। और उन्होंने यहां फाइंड आउट किया था जे थॉमसन ने, ही ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी and specific charge of these negatron। जब उन्होंने नाम दे दिया उसको, अब मैं नेगेट्रॉन बता देता हूं उनको, ठीक है ना, क्योंकि अब तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन जे थॉमसन ने उनको कंफर्म किया। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया, ध्यान में, अभी इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ, अभी पहले नेगेट्रॉन बोला गया। किसने बताया, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने अपने ही एक्सपेरिमेंट, ही आल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दीज नेगेट्रॉन। इस स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द नेगेट्रॉन टू द मास ऑफ द नेगेट्रॉन उन्होंने फाइंड आउट किया था। उन्होंने बताया था वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स, जो वेलोसिटी है वो 0.22 0.3 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो वेलोसिटी है, नेगेट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इट इज द 0.22 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी 0.2 टाइम्स से लेकर के 0.3 टाइम्स तक वेरी करती है इनकी स्पीड, किसकी, नेगेट्रॉन्स की, विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द लाइट है। एंड ही ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज Q/m, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज Q/m। The value of this 1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी, किसने, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स ने तो कैथोड रेस का इन्वेंशन हो गया, ठीक है। और जे थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो नेगेटिव चार्ज, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो बात की जा रही है, these are the negatron, उनको क्या कहते हैं, नेगेट्रॉन। and the speed of these negatrons is near about 0.2 to 0.3 times the speed of light, and the specific charge on these particles, that is the negatron, is 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये यहां तक जे थॉमसन ने बात की थी नेगेट्रॉन तक। ओके, नेगेट्रॉन के बाद
नेक्स्ट साइंटिस्ट ने नाम दिया इन्हें स्टोनी ने, जो स्टोनी साइंटिस्ट थे उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। यही जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं इनको ही स्टोनी ने नाम दिया नेगेट्रॉन को। जो नेगेट्रॉन थे हमारे पास, किसने बताया था? स्टोनी ने। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। किसने बताया था? ये स्टोनी साइंटिस्ट थे। आपको नोट्स में कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, आप केवल यहां से अच्छे से समझ लें। रफ कॉपी ले लें, अपना पेन लें, उसको चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें, जिससे आपके माइंड में रिव्यू होता चलेगा। अच्छे से समझते चले। चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहां से। ओके, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान पेश पूरा समझ के चले किस तरीके से इन्वेंशन हो रहा है सारी चीजों का। अभी चैप्टर का इनिशिएटिव पोर्शन चल रहा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो स्टोनी ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो ये बात रही हमारी जे थॉमसन ने। सबसे पहले मैक्सवेल, हेनरिच हर्ट्ज कंफर्म कर दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए विलियम क्रोक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें बात हो गई कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम से रेडिएशन, उसी रेडिएशन को कैथोड रेज बोला गया। जे थॉमसन आ गए। जे थॉमसन ने वो नेगेटिव पार्टिकल्स को नेगेट्रॉन कहा, उनकी स्पीड्स के बारे में बताया और स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया। स्टोनी आए और स्टोनी ने उन नेगेट्रॉन को नाम दे दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर द स्टोनी के बाद, इसके बाद ये सीक्वेंस चल रहा है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने ये जो ऑयल की ड्रॉप थी उस पर चार्ज बताया। दिस चार्ज इज ऑन द ऑयल ड्रॉप, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। यहां से चार्ज के बारे में बात आ गई। जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिला, किस तरीके से मिला, वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू हमें यहां बताया गया था चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। चार्ज जो था उस ऑयल ड्रॉपलेट पर वो इंटीग्रल मल्टीपल था फंडामेंटल चार्ज, दैट इज 1.6 10⁻⁹ फंडामेंटल चार्ज ऑन द चार्ज। ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज था वो फंडामेंटल पार्टिकल्स पे चार्ज, उसके इंटीग्रल मल्टीपल था, दैट इज 1.6। तो ही यहां से ये क्लैरिफाई हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। जो नेगेट्रॉन को क्या बता दिया गया? इलेक्ट्रॉन बता दिया गया। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6। और यही जो ओके स्टूडेंट्स, तो जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर that the charge on electron is 1.6 and 10⁻⁹ coulomb, and the quantization nature of the charge is stabilized with the help of Millikan oil drop experiment। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता लगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हम कभी ये नहीं कह सकते किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू 1.6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल है या 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल है। हम ऑलवेज ये कहेंगे चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर, 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर। ऐसा नहीं कह सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है किसी बॉडी पर चार्ज। ओके, तो अब तक ये कहानी क्लियर हो गई। कैथोड रेज के बारे में पता लग गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया, जे थॉमसन की थ्योरी आई, नेगेट्रॉन बता गई, स्टोनी आई, स्टोनी ने
बता दिया इलेक्ट्रॉन, फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन ने आपको एक चीज और प्रोवाइड की थी, स्पीड ऑफ द नेगेट्रॉन एंड द स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हुई थी जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। स्टोनी ने नेगेट्रॉन को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, उसके थ्रू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया गया कि जो टोटल ड्रॉपलेट है उस पर जो चार्ज की वैल्यू है इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। These fundamental particles कौन थे? इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19। ओके, तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ था कैथोड पर, उस रेडिएशन को नाम दिया गया था क्या? कैथोड रेज। ठीक है, और जो रेडिएशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है किस पर? एनोड पर। द रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस्ड ऑन एनोड बाय स्ट्राइकिंग द फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड पर स्ट्राइक करते हैं तो वहां जो रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है उसी रेडिएशन पैटर्न को या तो हम एनोड रेज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एनोड रेज भी कह देते हैं, और या उसको कहते हैं यहाँ पर एक्स रेज। तो क्लैरिफाई हो गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं होगी कि कैथोड रेज क्या होती है। रेडिएशन है बेसिकली जो जनरेट हो रहा है कैथोड टर्मिनल पर, और एनोड रेज क्या है? जो रेडिएशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने बताया। उसी रेडिएशन जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्स रेज कहते हैं। ओके, अब हम यहां डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा चैप्टर का। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन सबसे पहले किया था हेनरिच हर्ट्ज ने। जो हेनरिच हर्ट्ज का अपना एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू उन्होंने इन्वेंशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना का। लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है, उसका इन्वेंशन किया था। किसने? हेनरिच हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है ये अपना, ये बेसिक था, ये आपको नोट करना है। सारी नॉलेज के रिगार्डिंग आपको रखनी है, नोट से आपको सारी चीज मिल जाएंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, सबसे पहले जो इन्वेंशन किया था, ऑब्जर्व जो किया था, वो किया था हेनरिच हर्ट्ज ने। हेनरिच हर्ट्ज हेनरिच हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स। एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ EM waves. From the Hertz observed from his experiment of production and detection of EM waves. उन्होंने वहां से ऑब्जर्व किया था। He observed that when he observed the high voltage sparks in the detector loop are enhanced when ultraviolet radiations are fall on the emitter plate. दोबारा से सुने। हेनरिच हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था फॉर द डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, तब उन्होंने हाई वोल्टेज स्पार्क्स जो ऑब्टेन हो रहे थे डिटेक्टर लूप पर, जो डिटेक्टर लूप होता है उस डिटेक्टर लूप पर जो हाई वोल्टेज स्पार्क्स, ध्यान दें, दो प्लेट्स थी उसके अंदर, एक डिटेक्टर लूप था वहां, तो जो प्लेट्स थी वहां पोटेंशियल अप्लाई किया गया था, तो हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था। हेनरिच हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों प्लेट्स पर हाई वोल्टेज स्पार्क्स अप्लाई किए हुए थे। इस तरीके से थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहा हूं आपको। ये जैसे प्लेट हो, लाइक दिस वन, एक ये प्लेट है यहाँ, इस प्लेट पर यहाँ कॉपर के वायर से स्फीयर्स कनेक्टेड होते हैं, और इस एक को पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और एक को नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पे ये प्लेट्स है, एक ये प्लेट मान लो आप यहाँ पे, ये
हाईली पॉलिश्ड स्फीयर्स हैं। अब यहां जब इसको इंडक्शन कॉइल के थ्रू सप्लाई दी गई इस तरीके से, तो यहां कोई भी यहाँ पे मीडियम नहीं है, इट मीन्स यहाँ कोई कंडक्टिंग वायर प्रेजेंट नहीं था। एक यहाँ लूप लगाया गया, डिटेक्टर लूप कहते हैं इसको, डिटेक्टर लूप, ओके, डिटेक्टर लूप। तो जब इसको यहाँ अप्लाई किया गया, यहाँ कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, यहाँ पे कोई वायर इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ जब देखो पहले स्टडी की बात कर रहा हूँ हेनरिच हर्ट्ज का, तो यहाँ उन्होंने दिया चार्ज, जब दिया तो चार्ज देने के बाद इनका एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रैक्टिकली बेस्ड था किस फिनोमेना पर कि एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द ऑसिलेटिंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस द ईएम वेव्स। उस फैक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया यहाँ, तो यहाँ इनको हाई वोल्टेज स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए जो डिटेक्टर लूप इंडिकेट कर रहा था। डिटेक्टर मतलब सिंपली डिटेक्ट करने वाली कोई चीज है जो बता रही थी कि यहाँ हाई वोल्टेज स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो इंडक्शन वहां पे इंडिकेशन दे रहा था, एक यहाँ पे मीटर लगा रहता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि यहाँ पे स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। उन्होंने फिर क्या ऑब्जर्व किया अपने ही एक्सपेरिमेंट के अंदर, पहले तो ये चीज डिटेक्शन हो गया किसका, रेडिएशन का, यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा था। इट मींस यहाँ हाई वोल्टेज से क्या हो रहा था कि गैसेस जो थी वो आयोनाइज्ड हो रही थी, उनके आयोनाइजेशन से इसमें इंडिकेशन आ गया। तो यहाँ ये हमें समझ में आ गया कि गैसेस के थ्रू लो प्रेशर पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती, रिडक्शन हो गया। अब जब इस इलेक्ट्रोड पर ये जो हमारी अमीटर लूप है उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराया गया, उन पर इंसिडेंट कराया गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज जो रेडिएशन सन से ऑब्टेन हो रहा है उसको इस पर फॉल कराया गया। तो ये जो यहां से जो रेडिएशन हाई वोल्टेज स्पार्क्स जो मिल रहा था, रेडिएशन इस पर आया, यूवी रेडिएशन अमीटर पर फॉल किया गया, अमीटर प्लेट पर, तो ये जो स्पार्क्स थे ये क्या हो गए, एनहांस्ड हो गए, इंप्रूव्ड हो गए। जो पहले मिल रहे थे हाई वोल्टेज स्पार्क्स उनकी वैल्यू कम थी, और अब जैसे यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अमीटर जो प्लेट थी उस पर जैसे ही इंसिडेंट कराया गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो ये जो रेडिएशन पैटर्न था वो एनहांस्ड हो गया। तो उन्होंने यहां से प्रूव किया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉल होने से ये स्पार्क्स ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होने लग गए। इट मींस ऐसा कुछ है कि यहां से जैसे ही यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस अमीटर प्लेट पर इंसिडेंट होता है, रिडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ही observed from his experiment that when UV radiation, ultraviolet radiation incidents on emitter plate, then high voltage sparks get increased। तो इसका कॉज क्या था, फिर उसको उन्होंने देखा, गेट इंक्रीज, the high voltage sparks get increases, then he states that by falling of UV radiation on emitter plate, electrons emerged out from the plate। बात समझ आई, यहां था बेस कॉन्सेप्ट छिपा हुआ।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन कुछ नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन वो पता लग जाएगी अभी आपको। पहले बेस जानो कि कहां से आया। तो कौन थे? हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट थे पहले, जिन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में फॉर द इनोवेशन ऑन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स जब परफॉर्म कर रहे थे, तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया व्हेन ही अलाउड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट, then the high voltage sparks जो obtained हो रहे थे वो high voltage sparks get increases or enhanced, high voltage sparks get enhanced, and when these UV radiations stop तब वो डिक्रीज हो जा रहे थे। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया, वहां से गेस किया। he states that by falling the UV radiation on emitter plate electron emerged out from the plate, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इमर्ज आउट हो जाते हैं। कहां से? मेटल प्लेट से। और यही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दो। फोटो लाइट, फोटो का फोटो मतलब यहाँ वर्ड जो जुड़ा है वो लाइट के अकॉर्डिंगली जुड़ा है, कि लाइट की वजह से इनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट मतलब यूवी रेडिएशन फॉल हुआ है, तब इलेक्ट्रॉन्स एस्केप पे आउट हुए हैं एमिटर प्लेट से, दैट इज मेटल प्लेट जो थी उससे निकलने लगे, इमिट होने लगे हैं, इस वजह से उनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसने बताया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमर्ज आउट होते हैं? वो किसने बताया था? ये बताया था हेनरिच हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले, उन्होंने। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल स्टडी की थी हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने। हॉलबर्ग एंड लेनार्ड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वैक्यूम ट्यूब में, और एक जिंक प्लेट को लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। तो पहला ये समझ में आया कि आपको हेनरिच हर्ट्ज जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ही इन्वेंटेड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके थ्रू उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को इन्वेंट किया था। कौन इन्वेंट किया था? हेनरिच हर्ट्ज, क्योंकि उन्होंने यह बता दिया था क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां से? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हॉलबर्ग और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, डिटेल स्टडी की, कि हॉलबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने और लेनार्ड ने क्या किया था। जो हॉलबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब में, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसी में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और उसी में कुछ इस रेडिएशन का जो यूवी रेडिएशन इन्होंने बताया था हेनरिच हर्ट्ज ने, उसको इंक्लूड कर लिया। अभी हमने वैक्यूम ट्यूब की बात की थी थोड़ी देर पहले, कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में बात हुई, वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बस दो चीज चल रही है, वो एक्सपेरिमेंट भी साथ में चल रहा है और हेनरिच हर्ट्ज भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ईएम वेव्स का हेनरिच हर्ट्ज नहीं दिया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हॉलबर्ग और लेनार्ड की। डिटेल स्टडी की थी किसने? पहली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनोवेशन जो किया था, वो तो किया किसने? हेनरिच हर्ट्ज ने, राइट। डिटेल स्टडी किसने कराई? ये कराई थी दो साइंटिस्ट थे, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड। पहले बात करेंगे हॉलबर्ग की और उसके बाद बात करेंगे लेनार्ड। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो हॉलबर्ग के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं पहले। देखो हॉलबर्ग ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में, देखो हेनरिच हर्ट्ज तो बता चुके कि जो एमीटर प्लेट है उस पर यूवी रेडिएशन जब अगर फॉल कराया जाता है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होने लग जाते हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमर्ज आउट होना है, इलेक्ट्रॉन्स का इमर्ज आउट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है,
ये इलेक्ट्रोड लिए हमने दोनों और इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो ये एक बन गया एनोड और एक बन गया कैथोड। ठीक है, ये हमारा एनोड, अब तो क्लियरिफाई हो रहा होगा सबको, और ये हमारा बन गया कैथोड। क्लियर? अब पहले से सारी चीज चल रही थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो हेनरी चार्ल्स ने जो ये कांसेप्ट बताया कि यूवी रेडिएशन अगर इस प्लेट पर इंसिडेंट कराया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, इस पर अगर यूवी रेडिएशन फॉल कराया जाए यहाँ पे इस प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन से मेल्ट आउट होने लग जाते हैं। ऐसा इन्होंने बताया था, किसने? हेनरी चार्ल्स ने, भी देखा था आपने। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन लगाया, निकाला इससे अपनी एक्सपेरिमेंट से। फ्रॉम पहला ऑब्जर्वेशन तो उनका ये था, Hallwasser observed from his experiment that when the ultraviolet radiation, that is UV radiation, is allowed to fall on the emitter plate, that is on cathode, then electricity flows through the discharge tube or electricity flows through the circuit. जब यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाता है, अलाउड कराया जाता है टू फॉल ऑन द कैथोड, then the electricity is stabilized in the circuit. That electricity is known as the photoelectric current. मतलब when, पहला ऑब्जर्वेशन इसका यहां लिखते रहे हम, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आया, when UV radiation allowed which falling on cathode, cathode, sorry, cathode is stopped, then no electricity flows through circuit, sorry, electricity flows through the circuit. जब अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन था जो कैथोड पर इंसिडेंट हो रहा था उसको अगर स्टॉप करा दिया जाता है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यह हॉलवासर ने ऑब्जर्व किया था। इट मींस कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी मर्ज आउट हो रहे हैं क्योंकि कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन रेस्पॉन्सिबल हो रहा है यहाँ पे, यूवी रेडिएशन। हेनरी चार्ल्स भी बता चुके इस चीज को, एनहेंस हो रहा था वहां पे, तो यूवी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए यहाँ जरूरी है। अगर यूवी रेडिएशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो नहीं होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो इस हॉलवासर ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीजें ये बताई थी और उस इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर हुआ? हॉलवासर का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। हॉलवासर ने केवल ये बताया when UV radiation is allowed to incident on the cathode, then the electricity is stabilized in the circuit or the electricity flows through the gases at low pressure, and this electricity is known as the photoelectric current. And when the UV radiation is falling on the cathode rays, cathode terminal stops, then the electricity is also stopped. No current flow or no current is stabilized in the circuit. ये दो एक्सपेरिमेंट किसके, ये दो चीजें किसने बनाई थी? हॉलवासर ने बताई थी। अब लेनार्ड ने क्या बताया था? लेनार्ड ने बताया कि जब किसी जिंक प्लेट को हम एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, और उस उस जिंक प्लेट पर, जो जिंक प्लेट है, अगर हमने पहले से नेगेटिवली चार्ज ली हुई है और उस पर यूवी रेडिएशन अगर इंसिडेंट कराया जाता है, क्या यूवी रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है जिंक प्लेट पर। सिंपली आप ध्यान रखें, कोई जिंक प्लेट हो और उस जिंक प्लेट पर अगर यूवी रेडिएशन जो लाइट है वो अगर इंसिडेंट कराया जाता है तो उन्होंने देखा दिस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट गेट हाईली नेगेटिवली चार्ज। यूवी रेडिएशन फॉल होने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, उन्होंने देखा द प्लेट इज गेट मोर नेगेटिवली चार्ज,
ये प्लेट क्या हो जाती है, मोर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ज्यादा अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है अगर वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली गई थी तो। क्लियर। इफ द प्लेट, जो जिंक प्लेट है इज न्यूट्रल, अगर हमने न्यूट्रल प्लेट ली हुई है, जिंक प्लेट हमारी ना तो नेगेटिवली चार्ज है ना ही पॉजिटिवली चार्ज है, अगर उसको लिया है आपने और उसमें फिर से आपने यूवी रेडिएशन फॉल कराया जाता है, लेनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशंस में बताया, स्टेटमेंट्स में, कि अगर वहां पर यूवी रेडिएशन फॉल कराया जाता है तो जो जिंक प्लेट थी वो जिंक प्लेट, अब जैसे फॉल होगा रेडिएशन तो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कैरी करके ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करके ले जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज उससे निकल गया तो नीचे पॉजिटिव। ठीक है, उदाहरण किसी का आपने दे दिया तो आप क्या हो गई, आप पॉजिटिव हो गया, मालदार हो गए, इट मींस नेगेटिव गया तो प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने बताया कि जब न्यूट्रल आप लेते हो तो प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज कोई प्लेट ली हुई है, कैसी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली हुई है, तो वो और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक बार फर्स्ट वाला केस रिमाइंड करा रहा हूं, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली थी, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमर्ज्ड आउट होंगे तो हाईली नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी, उससे इलेक्ट्रॉन जब इमर्ज्ड आउट होंगे तो नेगेटिव चार्ज तो निकल गया, नेगेटिव चार्ज जब निकल गया तो क्या बचा, वो नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज थी वो हटा दिया तो वो न्यूट्रल, इट बिकम्स न्यूट्रल। अगर नेगेटिवली चार्ज दी हुई है आपको प्लेट तो उसका नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो है वो अमाउंट जो है वो कम होगा और हो सकता है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। और जब हम न्यूट्रल प्लेट लेते हैं तो उससे नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा इट मींस ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली हुई है तो और इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशंस क्या लिया, लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने क्या अपना, ये तो हालवाचेस का था उधर लिखा हमने, अब लेनार्ड का देखें, लेनार्ड ने क्या बताया, लेनार्ड ने बताया इफ जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है और यूवी रेडिएशन इसमें फॉल कराया जाए, यूवी रेडिएशन, तो इट बिकम्स न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। और यही जिंक प्लेट जो है न्यूट्रल अगर ली है और यूवी रेडिएशन फॉल हो रहा है तो ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली। ठीक है, न्यूट्रल हुई, पॉजिटिव हुई। अगर जिंक प्लेट आपने पॉजिटिव चार्ज दी हुई है, कैसे दी हुई है, पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड, then it becomes more positively charged। ये थे हमारे एक्सपेरिमेंट। तो इट मींस ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज निकले, कौन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है अपने साथ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ इस तरीके से। तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद क्योंकि वो जो हाई वोल्टेज स्पार्क्स थे फॉर द डिटेक्टर वो एनहेंस हो चुके थे व्हेन यूवी रेडिएशन इज अलाउड टू फॉल ऑन द एमीटर प्लेट। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया यहां से कि ये एनहेंस होने का कॉज क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द एमीटर प्लेट, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यही फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When the electrons get emerged out from metal surface, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमर्ज आउट होना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यूवी रेडिएशन से ही तो निकले हैं, तो इसी को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद हार्लवाचेस और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट आया। हार्लवाचेस ने ऑब्जर्व किया वैक्यूम ट्यूब में जब एमीटर जो प्लेट थी यानी कैथोड जो थी उस पर यूवी रेडिएशन को फॉल कराया गया, तो वहां उन्होंने देखा ही स्टेट्स दैट द current is stabilized in the circuit and when the ultraviolet radiation is stopped then the current is also stopped। तो स्टॉप हो जाती है तो उससे अनुमान लगा लिया वहां से कि इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्स, इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट हो रहे होंगे। फिर ये लेनार्ड ने अपनी तीन चीजें कही कि जिंक प्लेट नेगेटिवली लेते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। इट मींस इन सब के पीछे रीजन क्या है कि वहां से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहे होंगे, इमर्ज आउट हो रहे होंगे। ठीक है, यहां तक बात हुई केवल हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
When a suitable frequency of light incidents on any metal surface, then the electrons emerged out from the metal surface. This phenomena of the light is known as the photoelectric effect. Emission of electrons is in presence of the light is known as the photoelectric effect. Now you will understand the emission of electrons. What? Emission of electrons. Okay students, तो अब हमने यहाँ स्टडी कर लिया बेसिकली बेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहुंच गए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो अगर हमसे सिंपली डेफिनेशन पूछी जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने जैसा आपको बताया, on a suitable frequency of light incidents on any metal surface. On a suitable frequency of light incidents on metal surface, then electrons escape out from the surface of the metal. This phenomena of light is known as the photoelectric effect. इसको हम क्या कहते हैं? Photoelectric effect. When a suitable frequency of light incidents on any metal surface, then the electrons get emerged out from the metal surface. ये जो इमर्ज आउट होने का जो फिनोमेना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखेंगे कि हेनरिच हर्ट्ज ने क्या किया था, लेनार्ड्स का क्या ऑब्जर्वेशन था, हॉलवॉट्स के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे, वो मैंने आपको डिटेल स्टडी आपको कराई. सिंपली डेफिनेशन क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ द लाइट in which when the suitable frequency of light incidents on any metal surface and the electrons get emerged out from the metal surface. जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इमर्ज्ड आउट, मतलब इमिशन हो गया. बात समझ में आई? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे, आप अपने आप से कर लेंगे. व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? Photoelectric effect. When suitable frequency of light incidents on metal surface, then electrons get emerged out from metal surface. Electrons get emerged out from the metal surface. This phenomena of light is known as photoelectric effect. This phenomena is known as the photoelectric effect. क्लियर हुआ? यह क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली इल्यूजन हुआ है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. ठीक है. सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट होगी तब इलेक्ट्रॉन जो इमर्ज आउट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, दिस फिनोमेना इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का. तो सबसे पहले हम बात करें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो इमिशन ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इमर्ज आउट हो रहे हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो एज वी नो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट on the surface of the metal surface are responsible for the conduction of the electricity or flow of the electricity. हम सब जानते हैं as we know the free electrons available on the metal surface are responsible for the conduction of electricity. Responsible होते हैं किसके लिए? conduction of electricity के लिए. कौन responsible होते हैं? free electrons. clear? तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज आउट कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक ये अपने जो एटम है उससे दूसरे एटम की सरफेस पर नहीं जाएंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइज नहीं होगी. तो अब हम डिस्कस करेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. मींस इलेक्ट्रॉन्स कैसे इमर्ज आउट होते हैं. ठीक है.
तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज आउट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब कुछ एनर्जी हमें इंसिडेंट करानी पड़ेगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एस्केप आउट होगा सरफेस से। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट of energy required to emerge out the electrons from metal surface is known as वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? वर्क फंक्शन, and it is noted by phi0. The minimum amount of energy required to emerge out the electrons from the metal surface is known as the work function. जो इमिशन के लिए रिक्वायर्ड थी एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज आउट कर सकती है मेटल सरफेस से, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसको हम? वर्क फंक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi0 एंड द यूनिट ऑफ द वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। और एनर्जी की यूनिट है सिंपली, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है सिंपली व्हिच रिक्वायर्ड टू इमर्ज आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो दो डेफिनेशन याद रखेंगे, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, दूसरा मैंने बात की विषय वर्क फंक्शन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में ही डिस्कस हो गया क्या हमारा ये वर्क फंक्शन। तो अगर आपसे अलग से कहीं पूछा जाए व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमर्ज आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स द वर्क फंक्शन ऑफ एवरी मेटल इज डिफरेंट। सब मेटल्स का वर्क फंक्शंस की जो वैल्यू है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। प्लेटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है ये प्लेटिनम, आई थिंक ये 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम के लिए मिनिमम होता है आई थिंक 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंफर्म नहीं, देख लेना बुक से आप, 2.4 की समथिंग है। ओके, तो मिनिमम होता है सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम होती है इसके लिए प्लैटिनम के लिए 5.65। ओके, तो सीजियम के लिए और प्लैटिनम के लिए, ये सीजियम के लिए 2.46 नहीं 2.14 है। ओके, तो ये सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, और प्लैटिनम के लिए वर्क फंक्शन सबसे मैक्सिमम होता है। मिनिमम एनर्जी थी ये रिक्वायर्ड, वर्क फंक्शन बोला गया उसको, और ये वर्क फंक्शन की वैल्यू हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। क्लियर हो गया? अब जो हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी चाहिए हमें, तो एनर्जी किसी वे में आप सप्लाई कर सकते हो बाय अप्लाइंग द हाई वोल्टेज इमिशन, थर्मोनिक इमिशन बोल सकते हो, फील्ड इमिशन बोल सकते हो। थर्मोनिक इमिशन व्हेन वी सप्लाई अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट, when we supply sufficient amount of heat, then electron can be emerged out. So this is known as the thermonic emission. तो emission कितने टाइप का होता है? यहाँ दो टाइप का emission आपको बताया जा रहा है, एक thermonic emission and field emission. Thermonic emission and field emission. Thermonic emission क्या है? Thermonic emission. Thermonic emission, it means when sufficient amount of heat is supplied to emerge out electrons. When sufficient amount of heat is supplied to emerge out the electrons, and electrons emerged out, then this process is known as the thermonic emission. Or you can also say, for the emission of electrons, if we supply the
sufficient amount of heat, then this process is known as the thermonic emission. To emerge out the electrons, if we supply the sufficient amount of heat, then this process of emission of electrons is known as the thermonic emission. And the second one is field emission. Field emission. Field emission. Field emission. Okay. इसमें क्या है, if we apply several thousand voltage, if we apply 7,000 voltage to emerge out the electrons, 7,000 volt per meter electric field, 7,000 voltage to emerge out the electrons from the metal surface, then such type of the emission of electrons or this process of emission of electrons is known as the field emission. Clear हुआ? Field emission क्या है? If we apply for the emission of electrons from the metal surface several thousand of voltage, then such type of the emission of electrons is known as the field emission. इसको हम क्या कहते हैं? Field emission कहते हैं. Okay students, तो आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं. आज हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने इस लेक्चर के बेस के बारे में बताया कि रेडिएशन के बारे में, कि ईएम वेव्स क्या है, लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस किया. तो सबसे पहले साइंटिस्ट आई थिंक कौन? मैक्सवेल और हेनरिच. कंप्लीट बात होनी है आज. जो बात हुई है हेनरिच हर्ट्ज के बारे में. तो हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसके लिए किया था? प्रोडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ ईएम वेव्स. वो इंडिकेट कर रहा था वहां पर किसके लिए? वेव नेचर ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है स्ट्रांगली. फिर विलियम क्रुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो डिस्चार्ज ट्यूब के लिए परफॉर्म किया था, वहां कैथोड रेज का इन्वेंशन हुआ. स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उन्होंने बताया. जे थॉमसन आए, नेगेट्रॉन कहा, स्पीड निकाली उनकी और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताई और उनको नेगेट्रॉन नाम दिया जे थॉमसन ने. तो उसके बाद स्टोनी आई, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया. फिर मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ. मिल्कन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, वहां से हमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता लगी और वहां से क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज भी हमें पता लगा था. ठीक है, ये बात हुई हमारी यहां तक. फिर हमने अपने यहां बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये सारी चीजें हमने बेस कंसेप्ट आपको आज डिस्कस कराया. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है आप उसको अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से नोट्स बनाना. आपको पीडीएफ फाइल ऑब्टेन हो जाएगी. ठीक है, उससे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है. अब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात हुई है, वर्क फंक्शन के बारे में बता देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया. अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही बारे में बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करेंगे. फिर वेव थ्योरी के फेलियर्स क्या रहे टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि अब तक लाइट को स्टडी किया गया था एज अ वेव नेचर और अभी यहां बात अब होने लगेगी एज अ पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो अब पार्टिकल नेचर की जो थ्योरी आने वाली है वो उसके बारे में डिस्कशन होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय लेक्चर, हैव अ नाइस डे.